हाँ बच्चों, अब तक आपने निर्धनता क्या है और निर्धनता का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में अध्ययन किए। इसके बाद हम आगे चलेंगे कि भारत में निर्धनता के कारण क्या है, किन कारण से भारत में निर्धनता देखी जाती है। निर्धनता के अंतर्गत हम यह देखेंगे कि निर्धनता एक भारतीय समाज के लिए जटिल समस्या के रूप में देखा जाता है। इसको किसी एक आधार के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। निर्धनता के पीछे किसी एक कारण को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो निर्धनता का कारण है, इसके पीछे बहुत से कारक उत्तरदायी होते हैं। इन कारकों में सबसे पहले हम चलेंगे कि पहला कारण सामाजिक कारण माना जाता है। पहला कारण है सामाजिक कारण और दूसरा कारण है व्यक्तिगत कारण और तीसरा है आर्थिक कारण और चौथा राजनीतिक कारण, पांचवा जनसंख्यात्मक कारण। इस तरह से निर्धनता के पीछे इन सभी कारकों को उत्तरदायी माना जा सकता है। सबसे पहले हम चलेंगे कि सामाजिक कारण क्या है, यह किस तरह से निर्धनता के लिए उत्तरदायी माना गया है। सामाजिक कारण में हम देखेंगे कि बहुत से कारणों को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। सबसे पहले संयुक्त परिवार प्रणाली को भी समाज में निर्धनता के रूप में जाना जाता है। संयुक्त परिवार प्रणाली, इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार प्रणाली निर्धनता के पीछे काफ़ी हद तक उत्तरदायी माना जा सकता है, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि संयुक्त परिवार प्रणाली के अंतर्गत जो भी व्यक्ति रहते हैं वे आलसी, निकम्मेपन की स्थिति में और गैर जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं। अर्थात जब व्यक्ति को बैठे बैठे भोजन मिल जाएगा तो वह किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं करेगा, किसी भी तरह का कोई कार्य करने के लिए वह सोचेगा नहीं, न तो आगे बढ़ेगा। इस रूप में हम यह कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति आर्थिक उन्नति के दृष्टिकोण से बाधक सिद्ध होते हैं। किसी भी तरह से अर्थ के क्षेत्र में ये अपने को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को बैठे बैठे जब भोजन मिल जाता है तो वे आगे क्यों अर्थ के क्षेत्र में आगे क्यों बढ़ेंगे, आर्थिक प्रयास क्यों करेंगे। इस रूप में हम यह मान सकते हैं कि संयुक्त परिवार प्रणाली निर्धनता के पीछे उत्तरदायी माना जा सकता है। और दूसरी तरफ यह भी देखा जाता है कि संयुक्त परिवार प्रणाली में बाल विवाह को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। कम उम्र में ही बालक बालिकाओं का विवाह संपन्न कर दिया जाता है। वे अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं और वैवाहिक संबंध में उनको जोड़ दिया जाता है। तो निर्धनता का भी एक कारण, यह भी एक कारण माना जा सकता है। इसके बाद हम यह देखते हैं कि सामाजिक कारण में जाति प्रथा को भी जोड़ा जाता है। जाति प्रथा हमारे समाज व्यवस्था के अंतर्गत कुछ ऐसा माना गया था कि जो भी व्यक्ति जिस जाति व्यवस्था से जुड़ा है उसी से संबंधित कुछ परंपरागत व्यवसाय भी निश्चित किए गए थे। व्यक्ति न चाहते हुए भी उस तरह के व्यवसाय को अपनाता था, भले ही वह उस व्यवसाय में निपुण न हो, न चाहते हुए भी वह उस व्यवसाय को करता था। परिणाम यह होता था कि अर्थ का उपार्जन पर्याप्त रूप में नहीं हो पाता था, क्योंकि वह व्यक्ति उस व्यवसाय में निपुण नहीं होता था। इस कारण से आर्थिक दशा दयनीय बनी रहती थी। तो इसको भी एक सामाजिक कारण का रूप माना जा सकता है, जाति व्यवस्था। इसके बाद निम्न स्वास्थ्य स्तर, हम यह देखते हैं कि भारतीय समाज में अनेक प्रकार के ऐसे भयंकर रोग देखने को मिलते हैं जो व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक चलते हैं और उसका इलाज कराते कराते व्यक्ति दयनीय स्थिति में आ जाता है।
इस तरह के रोग के अंतर्गत आप देखेंगे जैसे मलेरिया, टीबी, कैंसर और इसी तरह से और भी भयानक रोग होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। व्यक्ति लंबे समय तक इसका इलाज कराता रहता है। परिणाम यह होता है कि इलाज कराने में इसका काफ़ी पैसा समाप्त हो जाता है और वह व्यक्ति निर्धनता की स्थिति में आ जाता है। अर्थाभाव की स्थिति उस व्यक्ति के सामने आ जाती है। तो यह भी एक निर्धनता का मुख्य कारण माना जा सकता है, निम्न स्वास्थ्य स्तर। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि गंदी बस्तियाँ। बहुत से व्यक्ति ग्रामीण इलाकों को छोड़कर रोजगार की तलाश में शहरों में जाते हैं और जो वहाँ उनका निवास होता है वहाँ पर्याप्त या समुचित रूप में सफाई नहीं हो पाती है। परिणाम यह होता है कि गंदी बस्तियाँ होने के कारण उनका स्वास्थ्य स्तर गिर जाता है। उनके बच्चे भी अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और जो परिवार के मुखिया होते हैं उनका स्वास्थ्य स्तर गिर जाता है। स्वास्थ्य स्तर गिरने से कार्य क्षमता घट जाती है। जब कार्य क्षमता घट जाएगी तब वह व्यक्ति किसी भी तरह का कार्य करने योग्य नहीं रह जाता है। परिणाम यह होता है कि जब वह काम नहीं करेगा तब वह अर्थाभाव की स्थिति में आ जाएगी और उसके परिवार का जो भरण पोषण सही ढंग से होना चाहिए वह सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इस तरह से यहाँ भी हम कह सकते हैं कि गंदी बस्तियाँ भी निर्धनता के पीछे उत्तरदायी कारक मानी जा सकती है। यह भी एक सामाजिक कारण के रूप में माना जा सकता है। इसके बाद अशिक्षा को भी सामाजिक कारण का एक रूप माना गया है। आप यहाँ देखेंगे कि जो व्यक्ति जितना ही पढ़ा लिखा है उसको उतना ही अच्छा रोजगार मिलेगा। जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा रहेगा तो उसी के अनुसार उसको रोजगार मिलेगा और उसका जो वेतन पारिश्रमिक होता है वह पर्याप्त नहीं होता है। परिणाम यह होता है कि उसकी दयनीय दशा यथावत बनी रहती है। तो यहाँ पर यह भी हम कह सकते हैं कि अशिक्षा भी एक सामाजिक कारण के रूप में माना जा सकता है। इस प्रकार सामाजिक कारण के अंतर्गत संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति व्यवस्था, निम्न स्वास्थ्य स्तर, गंदी बस्तियों का होना और शिक्षा, ये सभी सामाजिक कारण के रूप में माने जाते हैं। इसके बाद दूसरा कारण है व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण को भी निर्धनता के पीछे उत्तरदायी कारक माना जा सकता है। व्यक्तिगत कारण यानी कि स्वयं का कारण, व्यक्ति स्वयं इसके पीछे उत्तरदायी होता है निर्धनता के लिए। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि वह व्यक्ति जब किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है या मानसिक रोग मंद बुद्धि का हो जाता है, मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है या मंद बुद्धिता का होना या बुरी आदतों का होना या किसी दुर्घटना से ग्रसित हो जाना, किसी दुर्घटना का शिकार हो जाना, तो ये सभी ऐसे कारक हैं जिनको हम व्यक्तिगत कारण के रूप में मान सकते हैं। जब वह व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो बीमारी से ग्रसित होने के कारण यह देखा जाता है वह व्यक्ति कभी भी अपना विकास नहीं कर पाता है, क्योंकि अर्थाभाव के कारण वह उस बीमारी का समुचित इलाज नहीं करा पाता है और वह बीमारी उसके जीवन में एक लंबी अवधि तक चलती रहती है। परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति अर्थाभाव की स्थिति में बना रहता है। इसके बाद मानसिक रोग या मंदबुद्धिता। जब उस व्यक्ति के अंदर मानसिक रोग रहते हैं तो किसी भी कार्य को समझने में वह बहुत देर लगा देता है या नहीं समझ पाता है। इस कारण से उसके जीवन में निर्धनता की स्थिति बनी